My name is Mohammad Kamran and you are watching Physics with Mohammad Kamran. आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं विच इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता होता है कैपिटल यू से। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में जहाँ भी हम इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ आएगा या यू लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब होगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जीज, मॉलिक्यूलर की एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी कौन कौन सी हो सकती होती है ड्यू टू देयर मोशन, वो कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मोशन की वजह से हमें पता है, हम सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड मॉलिक्यूलर एनर्जी दूसरी कौन सी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी भी सिस्टम, लेट्स सपोज एक गैस है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी स्टूडेंट, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं ड्यू टू देयर बॉन्ड। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड की वजह से उनमें पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती होती है। तो इंटरनल एनर्जी सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल हो, उन दोनों को जब हम सम अप करेंगे तो वो हमारे पास उस सिस्टम की क्या आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो हम इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं दी सम ऑफ all molecular energy, e.g. में example kinetic energy and potential energy of a substance is called internal energy। इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल में जो गैस होती है उसमें मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं, वो ट्रांसलेशनल एनर्जी भी उनमें मोशन हो सकती होती है, रोटेशनल मोशन भी हो सकती होती है, वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकती होती है। तो सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन जो होगी और प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन जो होगी, वो सम ऑफ सब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होगा, वो हमारे किस चीज की इक्वल आएगी, इंटरनल एनर्जी के इक्वल आएगी। अब एक रियल गैस जो होती है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन होते हैं गैस के मॉलिक्यूल, दैट्स मीन कि उन रियल गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन भी होगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन भी होगी और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन भी होगी, प्लस रियल गैस के मॉलिक्यूल आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रखते होंगे, उसकी वजह से उनके दरमियान क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो किसी भी रियल गैस में कोई भी रियल गैस होगी उसकी इंटरनल एनर्जी इन सब चीजों का सम अप होगी। मैं फिर दोहरा देता हूं, कोई भी अगर आपके पास रियल गैस होगी उसकी इंटरनल एनर्जी इन दोनों चीजों का सम अप होगी, पार्शियली सम काइनेटिक एनर्जी का और पार्शियली प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम अप, हम दोनों को एनर्जीज का सम अप करेंगे तो रियल गैस की इंटरनल एनर्जी आएगी। अब आपकी बुक में ना एक टर्म यूज की गई है आइडियल गैस, पहले हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज आइडियल गैस।
आइडियल गैस की कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि अगर गैस, कोई भी गैस है, वो आइडियल गैस तब होगी जब उसके दरमियान ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी। आइडियल गैस कौन सी गैस होगी जी? सॉरी, अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि कोई भी रियल गैस है तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं। उस रैंडम मोशन में वो आपस में कोलाइड भी करते हैं। तो हमने कोलिजन, इससे प्रीवियस चैप्टर जो है मोशन वाला, उसमें पढ़ा था कि कोलिजन की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है इलास्टिक कोलिजन और एक होती है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक वो कोलिजन होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती होती, और इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। और हमें पता है कोई भी आइडियल जो सिस्टम होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर कोई रियल सिस्टम है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू हीट, किसी वजह से भी लॉस हो सकती होती है। तो क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ रहा है आइडियल गैस, इसके गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन होगी वो कौन सी होगी? परफेक्टली इलास्टिक होगी। मतलब अगर गैस के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो उसके कोलिजन की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। दूसरी ये भी हमने बात पढ़ी कि पोटेंशियल एनर्जी, मैंने अभी अब आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी गैस में क्यों होगी? ड्यू टू देयर बॉन्ड फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, उसकी वजह से उन गैस के मॉलिक्यूल में क्या पाई जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। और आइडियल गैस में गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। आइडियल गैस की बेसिक दो कंडीशन है कि उसके गैस के मॉलिक्यूल जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी, और उनके मॉलिक्यूल गैस के आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पाई जाएगी। हम ये चीज लिख लेते हैं, आइडियल गैस, द गैस in which collision between gas molecule is perfectly elastic and there is no intermolecular force of attraction between गैस मॉलिक्यूल्स। ये एक आइडियल गैस की ना डेफिनेशन होगी हमारे पास। आइडियल गैस कौन सी होगी? जिसके गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोलिजन होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी और उसके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी? आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू देयर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कोलिजन की वजह से तो उसमें कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रही, वो सेम होगी। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होगी, सो इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस is due to their translational kinetic energy of molecules। हमें ये पता चल गया कि अगर एक रियल गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी सम अप होगा काइनेटिक एनर्जी, चाहे वो रोटेशनल हो, वाइब्रेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रियल गैस में दोनों एनर्जीज का सम अप होगा, जबकि एक आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी
नहीं आएगी। ठीक है जी। अब हम एक और चीज पढ़ लेते हैं। एज पर अब हम पढ़ लेते हैं, एक इक्वेशन दी हुई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वजह से ना, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की वजह से उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस की कितनी होती है। वो इक्वेशन दी हुई है कुछ इस तरह, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन बाय, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का सिंबल इस तरह है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेफ्ट और राइट साइड पे लेस देन या ग्रेटर देन क्या है 3/2 के टी। वेयर ये तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है, ये एवरेज का सिंबल आ गया 3/2 के एंड टी। टी यहाँ पे टेम्परेचर है और के क्या है वोल्ट्स में कांस्टेंट है। वेयर के क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वोल्ट्स में कांस्टेंट है। यहां से हमें यह पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब भी हम किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये हमने नॉर्मली ऑब्जर्व किया हुआ है, जब हम पानी ठंडा होता है उसको चूल्हे के ऊपर अगर रखते हैं, जैसे वो हीट अप होता है तो पानी बॉयल होना शुरू होता है तो वो हरकत में आना शुरू हो जाता होता है। उससे पहले वो पानी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होता है बर्तन के अंदर। जैसे हम उसको हीट अप करते होते हैं तो वो पानी ना बबल वगैरह बनने शुरू हो जाते होते हैं, उसके अंदर हीट हरकत होना शुरू हो जाती होती है। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एज पर इक्वेशन जो हमें ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बताती है उसमें ये बताया गया है कि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहाँ से हम ये बात भी समझ सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो किस पे डिपेंड कर रही होगी, टेम्परेचर के ऊपर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी सम अप होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी साइन कन्वेंशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, देन यू के साथ साइन कन्वेंशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। और अगर टेम्परेचर सेम रहता है, चेंज नहीं होता, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ टेम्परेचर राइज, ठीक है, उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, उससे हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, और उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। इफ टेम्परेचर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी
डिक्रीज होगी उसका साइन नेगेटिव, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आता, देन देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो था आज का टॉपिक हमारा इंटरनल एनर्जी के मुतालिक। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।